Hello students, this is fifth lecture on topic wave theory of light. In today's lecture, let us discuss about the refraction of light at the interface separating two media. डायग्राम में देखो एक्स वाई ये प्लेन सरफेस है. Above the plane surface, the medium is optically rarer. Below it, the medium is optically denser. So XY is the interface separating two media, rarer and denser respectively. मानो rarer medium का refractive index है mu1 and denser medium का refractive index है mu2. या डायग्राम में वापस वैसे जैसे रिफ्लेक्शन में था. AB ये प्लेन वेव फ्रंट है. It is bounded by the wave normals PA and QBC. AB ये प्लेन वेव फ्रंट है. ये वेव फ्रंट हमें नोन है क्योंकि प्लेन इन नेचर दिख रहा है. इट इज बाउंडेड बाय द वेव नॉर्मल्स PA एंड QBC. इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द सरफेस XY. ये थोड़ा इंक्लाइन इंसिडेंट हुआ. आज के डेट में PA और QBC को बोला जाता है इंसिडेंट रेस. पहले उनको वेव नॉर्मल्स बोलते थे. तो AB ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, बाय इट acute angle is made with the surface. This acute angle is called as angle of incidence. ठीक है. अगर हम लोग यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉन इज कॉल्ड एज नॉर्मल. तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव नॉर्मल ये वाला एंड नॉर्मल इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस दो अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है. अभी ए बी ये जो वेव फ्रंट है इसके सभी पॉइंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट आर इन अ सेम स्टेट ऑफ मोशन. लेकिन ऑब्लिक इंसिडेंस होने की वजह से पॉइंट ए वेरी फर्स्ट becomes the secondary source of light and it emits secondary waves which are effective into the second medium. क्योंकि here interface allow the light to enter into the second medium. तो ऑब्लिक इंसिडेंस की वजह से पॉइंट ए becomes very first secondary source of light, emits secondary waves. These waves are otherwise emitted in all possible direction, but they give you non-zero intensity of light in a forwardmost direction. मतलब second medium. ठीक है. अभी लास्ट रिफ्लेक्शन में क्या था, एक ही मीडियम था, यहाँ दो मीडियम है. तो लेट C1 is the speed of light in rarer medium and C2 is the speed of light in denser medium. अभी हमें ये चेक करना है कि B का डिस्टर्बेंस जब C पे आएगा, B का डिस्टर्बेंस जब C पे आएगा, some time has elapsed. In that time, what will be the distance covered by secondary waves emitted from secondary source A? वापस बोलता हूँ, हमें अभी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का नेचर एंड पोजीशन फाइंड आउट करना है. तो जब B का डिस्टर्बेंस C पे आएगा, some time has passed. In that time, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट ए से जो सेकेंडरी वेव्स इमिट होंगे वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना. अभी रिफ्लेक्शन में कैसे था, मैं रिफ्लेक्शन का आपको वापस दिखाता हूँ. रिफ्लेक्शन में क्या था, देखो एक ही मीडियम था. तो बी का डिस्टर्बेंस जब सी पे आएगा तब ए से जो वेव्स इमिट होंगे वो तो सेम ही मीडियम में थे. तो बी का डिस्टर्बेंस जब सी पे आएगा तो डिस्टेंस कवर्ड बी सी है. तो distance covered by the secondary waves emitted from secondary source A is in same medium.
तो ओ भी उतना ही रहेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, डिस्टेंस BC को रेडियस कंसीडर किया, पॉइंट ए को सेंटर कंसीडर किया, एंड यूजिंग द पेंसिल कंपास ये हेमिस्फीयर ड्रॉ किया था। ये जो हेमिस्फीयर है ये 2 डायमेंशनल लुक में सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल। इसके सभी पॉइंट्स एंड पॉइंट सी आर इन अ सेम स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि बी का डिस्टर्बेंस सी पे, तो ए के जो सभी डिस्टर्बेंसेस थे यानी सेकेंडरी वेवलेट वो सभी यहाँ पे अराइव हो जाएंगे। तो पॉइंट सी और ये सभी पॉइंट सेम स्टेट ऑफ मोशन में थे। फिर अकॉर्डिंग टू आइगेन्स प्रिंसिपल हम लोगों ने सी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस सेकेंडरी स्फेरिकल वेव सरफेस को। ये टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो बी का डिस्टर्बेंस सी पे, उतने टाइम में ए का डिस्टर्बेंस डी पे। अगर ए एंड बी एक फेज में थे तो अंडरस्टूड है, सी एंड डी आर आल्सो इन सेम फेज। लेकिन यह सिंपल केस क्या था, स्पीड ऑफ द लाइट दोनों के लिए सेम था, या थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बी का डिस्टर्बेंस सी पे आ रहा है इन फर्स्ट मीडियम, तो इट इज प्रोपोगेटिंग विद द स्पीड c1। लेकिन सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट ए से जो वेव्स इमिट हो रहे सेकेंडरी वेव्स, दे आर ट्रैवलिंग इनटू द सेकंड मीडियम विद द स्पीड c2। तो दोनों मीडियम में अगर स्पीड अलग अलग अलग, तो ऑब्वियसली बाय द डिस्टर्बेंस एंड सेकेंडरी वेवलेट्स डिस्टेंस कवर्ड विल नॉट बी सेम। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो बी का डिस्टर्बेंस जब सी पे आएगा, व्हाट टाइम हैज पास, टी, with what speed disturbance cover this distance c1। तो डिस्टेंस bc का न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया c1t, स्पीड इनटू टाइम। उतने ही टाइम में पॉइंट ए से जो सेकेंडरी वेव्स इमिट होंगे उतने ही टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ऑब्वियसली नॉट bc और नॉट मोर देन bc से कम ही रहेगा, क्योंकि सेकंड मीडियम में स्पीड कम रहता है। वो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, c2t। So take distance c2t as a radius, point A as a center on a pencil compass and draw the hemisphere into the second medium। तो हम लोगों ने डिस्टेंस AD लिया, डिस्टेंस AD का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, c2t। डिस्टेंस AD न्यूमेरिकली कितना है, BC से कम है, क्योंकि स्पीड कम हो गया था सेकेंडरी वेव्स के लिए। So with what speed disturbance from B is reaching to C, waves from A to D will reach with the speed less than that। तो डिस्टेंस BC से कम डिस्टेंस लो, तो मैंने AD लिया, राइट। AD ऐसे चूज करो कि जब आप ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लोगे, आफ्टर ड्राइंग द सेमी सर्कल पॉइंट C से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट रे AS को परपेंडिकुलर आना चाहिए। मैं वापस रिपीट करता हूँ, आपको डिस्टेंस AD लेस देन BC लेना है, लेकिन कितना कम लेना है ध्यान दो। AD ऐसे कंसीडर करो कि ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद C से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस सर्कल को, तो ये CD टेंजेंट यहाँ पे 90 डिग्री एंगल से आना चाहिए। इसलिए डायग्राम में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो। मैनिपुलेशन क्या करो, तो पहला C से D पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, C से D पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। परपेंडिकुलर जहाँ टच होगा ये D पॉइंट नोट करो और फिर AD लेके सेमी सर्कल कंप्लीट कर दो, ठीक है। जब एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट होंगे तो मैं आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ा दूंगा बोर्ड पे, पढ़ा नहीं सकता। तो देखो B का डिस्टर्बेंस C पे है, in that time secondary waves emitted from secondary source A will cover the distance AD। तो B और A सेम फेज में थे, आफ्टर टाइम T यहाँ का डिस्टर्बेंस D पे, यहाँ का डिस्टर्बेंस C पे, तो CDB ये जो लोकस है ये भी सेम फेज में है। सो CD is called as refracted wave front। अभी CD से रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ने एक एंगल दिया है यहाँ पे, एक्यूट एंगल विद द सरफेस। acute angle made by the wave front with the surface is called as, अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट रहेगा तो
एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है. The acute angle made by refracted wavefront CD with the surface is called angle of refraction. आज के डेट में पीक ए ये इंसिडेंट रे और ए एस ये रिफ्रैक्टेड रे. तो बाय द रिफ्रैक्टेड रे ए एस व्हाट इज द एंगल मेड हियर विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ऐसे डिस्कस कर सकते हैं. या तो ए डी सी इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, अगर ये आर है तो ये आर का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया. तो ये आर का अगर कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी आर ही रहेगा. ऐसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. अभी हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीफाई करना है. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 11 में पढ़ा था. पहला था इंसिडेंट रे पी ए and refracted ray AS lie on opposite side of the normal MN. डायग्राम में दिख रहा है इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल MN. एक ही हो गया. दूसरा था इंसिडेंट रे PA, नॉर्मल ड्रॉन MN and refracted ray AS lie on the same plane. डायग्राम itself conclude, एक ही प्लेन में तीनों. दूसरा और तीसरा था स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या था, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. और ये जो कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है इसको हम लोगों ने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अभी वो प्रूव करना है. दो तो ऑलरेडी प्रूव गए. अभी आपको साइन आई अपॉन साइन आर ये रेशियो कांस्टेंट रहता है, ये प्रूव करना है. तो इन ऑर्डर टू गेट साइन आई एंड साइन आर यू नीड राइट एंगल ट्रायंगल्स फ्रॉम द डायग्राम. तो डायग्राम में देखो ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी दिस इज द एंगल आई. इसके लिए साइन रेशियो क्या रहेगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट साइड है BC, हाइपोटेन्यूज है AC. ये देखो कर्सर पे ध्यान दो, राइट कॉलम में दिख रहा है इक्वेशन 1 BC अपॉन AC. बट व्हाट इज BC? BC is the distance covered by the disturbance from B to C with the speed C1 and in time T. So that I wrote here C1 T. AC as it is. अभी राइट एंगल ट्रायंगल ADC ले लो. इस राइट एंगल ट्रायंगल में R के लिए साइन क्या रहेगा, अपोजिट साइड AD अपॉन हाइपोटेन्यूज AC. सी द इक्वेशन 2 AD upon AC. But what is AD? AD is the distance covered by secondary wave emitted from secondary source of light A in time t and with the speed c2. So distance is speed into time. It is c2t that I wrote here in equation 2. अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रेशियो ले लो साइन आई अपॉन साइन आर. ये लिया साइन आई अपॉन साइन आर. AC AC कैंसिल हो जाएगा. व्हाट इज रिमेनिंग C1t अपॉन C2t. तो C1 अपॉन C2. अभी ये जो पहला मीडियम है रेयर और डेंसर, एज लॉन्ग एज द मटेरियल ऑफ दीज टू मीडिया एंड देयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 विल रिमेन कांस्टेंट. तो C1 अगर C2 कांस्टेंट है तो C1 अपॉन C2 दिस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट and that constant value is called as refractive index of suffix with respect to prefix. Refractive index of suffix यानी 2 with respect to prefix यानी 1. That is relative refractive index. यहाँ पे से भी लिख सकते हो refractive index of 2 with respect to 1. This is how scientists discuss the refraction of light when light passes from one optically rarer medium to optically denser medium. अभी छोटा सा पार्ट है न्यूमेरिकल के लिए काम आता है. वही डायग्राम है. डायग्राम में देखो
ए बी ये वेव फ्रंट है जो इंसिडेंस है, ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सी डी इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ए बी ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सी डी ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। अभी प्रैक्टिकली होता क्या है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, एक डेंसर में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो आउट ऑफ द टू मीडियम, एक मीडियम को हम लोग रेयरर बोलते हैं तो दूसरे को डेंसर बोलते हैं। तो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, बिकॉज ऑफ डेंसिटी चेंज, विड्थ ऑफ द वेव फ्रंट चेंज होता है। मतलब ए बी ये विड्थ और सी डी ये विड्थ सेम नहीं रहेगा। ए बी ये विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सी डी ये विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस सी डी कभी सेम नहीं होते, बिकॉज लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर। So sometimes they may ask you an example to calculate the ratio of width of incident wavefront AB to width of refracted wavefront CD. तो आपको न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं कि ए बी अपॉन सी डी ये रेशो फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल होता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी डी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आई के लिए ए बी है एडजेसेंट साइड है और ए डी है हाइपोटेन्यूज है। आर के लिए सी डी है एडजेसेंट साइड है और ए डी ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम लोग कॉस रेशो यूज करेंगे। तो कॉस आई हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी एंड कॉस आर हो जाएगा सी डी अपॉन ए डी। तो रेशो ले लो, cos I upon cos R, AB upon AD from diagram, AB adjacent side upon hypotenuse, और ये उल्टा लिखा है मैंने CD upon AD। तो AD cancel, AB upon CD। What is AB? It is a width of incident wavefront and what is CD? Width of refracted wavefront। तो ये रेशो आ जाएगा cos I upon cos R is equal to this ratio। ठीक है। अभी ये रेशो का वैल्यू कैसे चेक करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, तो कैसे चेक करेंगे देखो। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयरर टू डेंसर पास होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब लाइट रेयरर टू डेंसर पास होगा तो रिफ्रैक्टेड रे ए सी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो R का वैल्यू I से कम हो जाएगा। अगर R I से कम है तो cos R is greater than cos I। I again repeat, when light passes from rarer to denser media, refracted ray bend towards the normal। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो angle of refraction is less than angle of incidence। तो cos R is greater than cos I, क्योंकि आपको पता है एंगल इंक्रीजेस कॉस रेशियो डिक्रीजेस। तो cos R is greater than cos I। यह फॉर्मूला में देखो, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, तो ये रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा। अगर ये रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा तो क्लियर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का विड्थ इंसिडेंट वेव फ्रंट से ज्यादा होता है। तो यह एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है। When light passes from rarer to denser, width of refracted wavefront is greater than the width of incident wavefront। तो एक सिंपल एमसीक्यू आ सकता है, रेयर टू डेंसर जाएगा लाइट तो रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट का विड्थ ये इंसिडेंट वेवफ्रंट से ज्यादा रहता है। इस डायग्राम में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, जो हम लोगों का डायग्राम है उसमें देखो क्लियर समझ में आएगा। ए बी का विड्थ सी डी से क्या है, कम है। ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है। तो ये दो स्टेटमेंट अच्छे से प्रिपेयर करो। When light passes from rarer to denser, width of the wavefront increases। ये देखो RWF is greater than IWF। मानो light passes from denser to rarer होता तो light passes from denser to rarer होता तो refracted ray will bend away from the normal, तो R का वैल्यू I से ज्यादा होता। If R is greater than I, cos R is less than cos I।
तो विड्थ ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कम हो जाता है। ये दूसरा स्टेटमेंट। दोनों प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, एक प्रिपेयर करो, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम विल सी द न्यूमेरिकल ऑफ दिस पार्ट। ओके, सो दिस इज 1/4 चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग पोलराइजेशन से स्टार्ट करेंगे।